स्वागत है। दोस्तों आज हम सीटेट की एग्ज़ाम में जो हिंदी में अपठित गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे अपठित गद्यांश को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को प्रश्न संख्या 16 से 21 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों यह एक पद्य है जिसको हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा, पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर, आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृद्ध लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। दोस्तों कितनी अच्छी पंक्ति है, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो दोस्तों हम 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हिंदी में 30 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 15 क्वेश्चन पेडागॉजी से और 15 क्वेश्चन अपठित गद्यांश से, कुछ क्वेश्चन पद्य से, कुछ क्वेश्चन गद्य के होते हैं। तो दोस्तों आज हम दोनों सॉल्व कराएंगे। दोस्तों इसमें एक बात है कि आप लोग पहले पद्य को ध्यानपूर्वक मोटे मोटे तौर पे पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन देखने के बाद यह देखिएगा कि पद्य में किस लाइन में यह शब्द मैच कर रहा है, तो वही उसका आंसर होगा। या तो भावार्थ भी थोड़ा बहुत समझ सकें। इसमें जो 46 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है, हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है। दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि हरा भरा जीवन से आशय ऐसे जीवन जो खुशियों से परिपूर्ण हो, जहाँ पर रस मात्र भी विषाद प्रलक्षित ना हो, सर्वत्र आनंद ही आनंद व्याप्त हो। तो खुशियों से परिपूर्ण जीवन हो, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं। दोस्तों कौन सी चीज़ें बाहर लेके आती हैं, यहाँ आप देखेंगे अपठित गद्यांश में, नदियाँ पर्वत हवा, पेड़ से आती हैं बाहर। तो जीवन में समस्त प्राकृतिक उपादान, चाहे वे नदियाँ हो, पर्वत हो, पेड़ हो अथवा हवा हो, वो बाहर लेकर ही आती हैं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन अब कौन सी, पेड़ नदियाँ पर्वत ये सब प्राकृतिक के उपादान में आते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन की बात, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा। अब तो दोस्तों हम पद्य में देखते हैं सृष्टि का उपहार कवि ने किसको कहा है। मन में जगे उमंग यही सृष्टि का उपहार। दोस्तों कि कवि ने सृष्टि का उपहार प्राकृतिक सुंदरता एवं उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कहा है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने समझ रहा होगा कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कवि ने सृष्टि का उपहार कहा है। दोस्तों अब हम 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कवि यह संदेश देना चाहता है कि, कवि यह संदेश देना चाहता है, जो आप पद में अभी पढ़े हैं उसमें कवि क्या संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है,
पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी, चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। दोस्तों अभी हम आप लोग को उस पद पे लेके चलते हैं कि कवि क्या संदेश देना चाहता है। दोस्तों इसमें पर्यावरण सुरक्षित न हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। तो पर्यावरण से यहाँ पे बात किया गया है कि जो मानव जीवन में पर्यावरण संरक्षण में ही संभव है। शुद्ध पर्यावरण ही मानव जीवन को स्वस्थ रख सकता है, अर्थात स्वस्थ पर्यावरण के बीच ही स्वस्थ मानव जीवन संभव है। दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण में जीवन ही संभव है। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, इसके नीचे इसका आंसर दिखेगा। तो जो दोस्तों पढ़ दे, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से अगर आप लोगों ने भावार्थ को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा दोस्तों, तो इसका आंसर आप झट से दे सकते हैं। और बहुत ही कम समय में दोस्तों हिंदी और संस्कृत बहुत स्कोरिंग है, जिसमें आप अच्छे से 60 में से 50 नंबर तो ज़रूर स्कोर कर सकते हैं। अगर अच्छे से आप लोगों ने अपठित गद्यांश को तैयार कर लिया और कुछ व्याकरण को तैयार कर लिया तो आराम से आप लोग ला सकते हैं, और ला भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। दोस्तों जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि यहाँ चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। आई होप कि थोड़ा ब्लर हो गया दोस्तों, माफ़ करिएगा। कि ऑप्शन नंबर, व्यक्ति और संसार डैश दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी, संसार चलाने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर डी, संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। दोस्तों यहाँ कवि क्या बात कर रहा है, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार। तो कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अनुपम से अभिप्राय पूछ रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर ए सुखद होगा, ऑप्शन नंबर बी आनंदमय होगा, ऑप्शन नंबर सी मनोहारी होगा, ऑप्शन नंबर डी जिसकी उपमा ना दी जा सके। अनुपम 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 से आशय जिसकी उपमा ना दी जा सके, अर्थात जो अति सुंदर हो। अति सुंदर कौन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको अनुपम कहते। अब हम गद्यांश की बात करते हैं। दोस्तों गद्यांश देखिए कितना इजी था ना, आराम से आप लोग 15 में से 15 नंबर ले आ सकते हैं, बस प्रैक्टिस करना होगा थोड़ा। दोस्तों अब कुछ गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 22 से 30 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। ये हिंदी सेक्शन का है दोस्तों, इसलिए 22 से 30 दिया हुआ है कि 8 क्वेश्चन होंगे इसमें। दोस्तों हम पढ़ते हैं, समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया है। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते। इसमें गौर से देखिए, वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते। ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। दोस्तों आगे, उनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे जाए। इबारती सवाल पूछे गए हैं। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है, मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया।
बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे। स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वो अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। सही भी है। अगर आप डेली अपने रोज़मर्रा के जीवन से रोज़ किसी न किसी चीज़ का कैलकुलेशन करते रहते हैं कि कितने घंटे खाना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे सोना है, कितने घंटे वीडियो देखना है, ये सब क्या ये कैलकुलेशन में ही तो आएगा। हमें कितना दुकान पे कितना के सामान लेके आना है, कितना हमें पैसा देना है, कितना उससे वापस लेना है, तो ये आसान हो जाता है बच्चों को कैलकुलेशन करने में। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित कर सकते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पैराग्राफ में देखा होगा कि जो समस्याओं का हल खोजने पर, दिखा देते हैं आप लोगों को पैराग्राफ में, समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता का पर एक अध्ययन किया गया, जिसमें भारत के 3 तरह के बच्चों की तुलना की गई। तरफ से बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, उनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे हैं। दोस्तों, यहाँ मौखिक मन गणित का प्रयोग करना सिखाया गया है। जो ऑप्शन नंबर बी में होगा सही। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर, जो दुकानदारी करते हैं। बच्चों, यहाँ मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग आप लोगों को हम गद्य में दिखाते हैं कि ऐसे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं। दोस्तों, मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया गया जो उसके दुकानदार थे। स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा। इससे यह साबित होता कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा उनके काम पर पड़ता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे बच्चे जो दुकानदारी करते थे, प्रश्नों को हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया, क्योंकि दुकानदारी में सामान देने में शीघ्रता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो दुकानदारी करते थे। दोस्तों, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ दुकानदारी बच्चे। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को गणित सीखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात किया है गद्य में, तो आप लोग समझ रहे हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही है।
दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, थोड़ा नेक्स्ट। गलती का असर उसके काम पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी, वे जन्म से ही बहुत दक्ष हैं। ऑप्शन नंबर बी, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। अगर गलती करेंगे तो पैसा किसी को ज़्यादा दे देंगे, किसी को कम दे देंगे, तो उनके काम पर, जैसे 10 रुपये का सामान है तो उन्होंने 10 दिया, उनको 50 रुपये दिए, लौटाना हुआ उसको 10 रुपये काटने के बजाय उन्होंने 8 रुपये काटा, 38 रुपये दे दिया, तो घाटा ही होगा दुकान वालों को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है। ऑप्शन नंबर खराब होता है, ऑप्शन नंबर डी अच्छा होता है। दोस्तों अच्छा और खराब दोनों होता रहता है। अगर हम यह समझते हैं कि अमुक कार्य को करने से या सीखने से भविष्य में कोई लाभ नहीं मिलेगा तो उसमें हमारा प्रदर्शन मिले जुले रूप में ही बना रहता है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अब 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, सीमित कर सकता है। ऑप्शन नंबर बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी, संकुचित कर सकता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित और सीमित भी कर सकता है। वह मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह अलग अगल बगल के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जो सीखता है उसको ग्रहण करता है, उसके अनुसार इस संकुचित या विस्तृत आचरण को प्रकट करता है। दोस्तों 58 नंबर की बात करते हैं। ये प्रत्यय का क्वेश्चन है। इक प्रत्यय का उदाहरण क्या है। सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर चूंकि, ऑप्शन नंबर सी सीमित, ऑप्शन नंबर डी संकुचित। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, सांस्कृतिक। इक प्रत्यय लगा हुआ है, सांस्कृतिक। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है इक प्रत्यय समय, जैसे मौखिक हो गया, मानसिक हो गया, नैसर्गिक हो गया, तार्किक हो गया, प्रारंभिक हो गया। ये सब इक प्रत्यय के हैं। मन गणित का अर्थ दोस्तों क्या होता है। मन गणित आप लोग गेस कर लिए होंगे। मन गणित, बहुत तेज मन गणित, मन में अपने चलाते रहते हो, उसी को मन गणित कहते हैं। ऑप्शन नंबर कठिन गणित, ऑप्शन नंबर मन गणित, ऑप्शन नंबर सी मन पसंद गणित, ऑप्शन नंबर मन हिसाब लगाना, जो मन गणित लगाते रहते हो आंकड़ा, ये चीज़ वो चीज़ वो चीज़ वो चीज़, तो उसी को मन गणित कहते हैं, मन में गणित। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो भी कोई गलती हो, ताकि हम आने वाले दूसरे वीडियो में सुधार कर सकें दोस्तों। और आई होप कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों आपके लोग के पास जितने भी ग्रुप हों सीटेट की तैयारी करने वाले, जो पहले से कर रहे हैं सही है, और जो अभी नए जुड़े हैं उनको ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, देखकर पास कर सकें। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है। संयुक्त क्रिया दोस्तों पूछ रहा है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है।
दुकान संभालते हैं, ऑप्शन नंबर बी हिसाब लगाते हैं, ऑप्शन नंबर सी स्कूल जाते हैं, ऑप्शन नंबर अध्ययन किया जाता है। संयुक्त क्रिया का संयुक्त क्रिया का उदाहरण अध्ययन किया गया ही उचित प्रतीत है। यह अध्ययन किया गया संयुक्त क्रिया उदाहरण है, अध्ययन किया गया। आई होप कि दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।